पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। नाज़रीन इकराम, आज दुनिया एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां ताकत, मईशत और सफारतकारी तीनों एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है जिसकी अस्करी बर्तरी दुनिया पर एक हकीकत रही है, और दूसरी तरफ ईरान है जो मुसलसल दबाव के बावजूद झुकने को तैयार नहीं। लेकिन इस बार कहानी कुछ मुख्तलिफ है। मैदान जंग अब सिर्फ हथियारों तक महदूद नहीं, बल्कि यह जंग अब मुआशी महाज पर मुंतकिल हो चुकी है। आबना हुर्मज वो गुजरगाह जहां से दुनिया की तेल की सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है, आज उसी मुकाम पर दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। अमेरिका दावा करता है कि उसने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, दर्जनों जहाजों को वापस भेजा जा चुका है और नाकाबंदी मजीद सख्त की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ ईरान वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि पहले मुज़ाकिरात होंगे, फिर रास्ते खुलेंगे। यह सिर्फ एक जोग्राफियाई तनाज़ा नहीं, बल्कि आलमी ताकत के तवाज़ुन की जंग है। अमरीकी वजीर जंग के बयानात में खुद एतमादी झलकती है, लेकिन जमीनी हकायक एक और कहानी सुनाते हैं। खरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी अमरीका फैसला कुन बर्तरी हासिल नहीं कर सका, और अब उसने अपनी हिकमत अमली बदल दी है। अस्करी दबाव से मुआशी दबाव की तरफ बढ़ रहा है। सवाल यह है, क्या यह तब्दीली कमजोरी का एतराफ है या एक नई चाल? दूसरी तरफ इसी दौरान अब्बास अराक्ची पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और इस्लामाबाद इस वक्त एक अहम सफारती मरकज बन चुका है जहां पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है और मुज़ाकिरात की उम्मीदें यहां से जुड़ी हुई हैं। लेकिन ईरानी मौक़िफ़ वाज़ेह है कि यहां अमेरिका से कोई मुलाकात तय नहीं है, जिसका मतलब है पस्से पर्दा खेल अभी भी जारी है। उधर मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी जंगी जहाजों की गैर मामूली नकलो हरकत ने दुनिया को हैरान कर दिया है। बहरी बेड़े, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और जदीद लड़ाका तैयारे इस बात का इशारा दे रहे हैं कि कुशीदगी कम नहीं बल्कि बढ़ रही है, और दुनिया यह सवाल कर रही है कि आखिर अमेरिका चाह क्या रहा है। इसी दौरान आलमी मंडी में तेल की कीमतें $105 फी बैरल तक पहुंच चुकी हैं, और पाकिस्तान जैसे ममालिक में अवाम पहले ही महंगाई से परेशान हैं। अब पेट्रोल की कीमतों में ₹26 फी लीटर तक इजाफा सिर्फ एक अदद नहीं, बल्कि हर घर की परेशानी की कहानी है। एक तरफ ताकतवर ममालिक अपनी पोजीशन बचाने की जंग लड़ रहे, और दूसरी तरफ आम इंसान इस जंग की कीमत अदा कर रहा है। सप्लाई चेन मुतासिर हो रही, फूड चेन डिस्टर्ब हो रही, और आलमी मईशत हचकोले खा रही। यह सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि एक ऐसा आलमी बहरान है जिसने दुनिया को एक खतरनाक दोराहे पर ला खड़ा किया है। इस खतरनाक खेल से निकलना कैसे है, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ अमेरिका से मौजूद होंगे डॉक्टर जुल्फिकार काज़मी, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अब्दुल शकूर। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों अहबाब का। सर, आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम अमेरिका। सर, अमेरिका क्या चाहता है? आप पाकिस्तान से होके गए, अभी अमेरिका में मौजूद हैं, क्या यहां से वहां तक के सफर में what are you feeling? What kind of smile is there? अमेरिका क्या चाह रहा और ईरान किन बातों पर मुत्तफिक होना चाह रहा? सर, दुनिया इस बहरान से निकलना चाहती है, बट अमेरिका निकलने नहीं दे रहा। योर टेक प्लीज। शुक्रिया आबिद नसीर साहब। बिलाशुबा ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। आपने जो प्रीएम्बल दिया है उसमें कोई शुबा नहीं है, किसी बात से भी आदमी ना इत्तफाकी नहीं कर सकता। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा है। लेकिन जो इब्तदा आप चाहते हैं कि जिस तरीके से, और अब तो यह है कि इब्तदा वाली बात नहीं बल्कि दरमियान में कहीं लटके हुए हैं, ठीक। और ये जो सूरत हाल ये बहुत लोगों के लिए, दुनिया के लिए और दोनों मुल्कों के लिए तो ऐसा है ही है। तो इसमें ये जो ये दरअसल ये पास जो है ना, ये बड़ा स्ट्रेटेजिक पास है। इस पर गौर करना है कि क्या वजह है कि एक दूसरे के साथ मिलने से गुरेज किया जा रहा है। अमेरिका की ख्वाहिश है, आपने देखा है कि मुख्तलिफ जराए से
یہ بات تو واضح ہو رہی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ براہ راست جو ہے وہ بات بھی کرے, بات چیت ہو, اور اس کے نتیجے میں کوئی ایسی بات. ایران کیوں نہیں؟ سوری فار انٹرپشن, جنگ شروع ہوئی تھی آبنائے ہرمز کی بندش سے. اب نیول بلاکیج کیا ہوا ہے امریکہ نے, یعنی جس آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی, اسی آبنائے ہرمز کو اب امریکہ نے بند کیا ہوا ہے. واٹ کائنڈ آف فائٹ از دس؟ یہ دیکھیں نا, یہ بون آف کنٹینشن ہے اس وقت جو ہے نا, یہ صورتحال جو ہے, اس میں دیکھیے جو بنیادی بات سمجھ میں آ رہی ہے, اس لیے کہ مذاکرات کے عمل کو, مذاکرات کے تعطل کو, مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے, اس تمام بات کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کی جانب تو جانا ہوگا جو آپ نے بیان کیا. آبنائے ہرمز میں ایران نے بلا شبہ ایک گیسچر دیا اس وقت کہ ٹھیک ہے کھولتے, اور کھول دی انہوں نے, اور اس پہ ان کی کوئی اپنی اس وقت ریزرویشن نہیں تھی, انہوں نے کھول دیا اس کے لیے. لیکن امریکہ کی جانب سے, ہمارے صدر محترم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے, انہوں نے کیا کیا کہ بلاکیٹ اور ناکہ بندیاں, اور پھر ان کے شپس پہ جو ہے وہ جس طرح سے, تو اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ مزید کشیدہ ہو گئی. اس لیے کہ یہ وہ ایک صورتحال تھی جس سے نکل کر امریکہ جو ہے وہ ایک ایکارڈ کی جانب جا سکتا تھا. مذاکرات جو ہیں وہ ان کے اندر ایک ریزمپشن ہو سکتی تھی, اور تمام دنیا جو ہے وہ قدرے متفق ہو سکتی تھی اور مطمئن ہو سکتی تھی. متفق ہونا تو ضروری نہیں ہے, لیکن قدرے مطمئن ہو جاتے, اور دونوں فریق جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کوئی حل تلاش کر لیتے. لیکن ایران کی جانب سے اس پہ جو گیسچر تھا اس کا جواب یقیناً جو ہے وہ نہیں تھا, جس کی وجہ سے اب جو ہے after this bloodshed, after this breach of sovereignty, do you think you should call جناب محترم صدر صاحب یا your excellency Mr. President, Mr. Donald Trump, should we call like this? میرا خیال ہے کہ ہماری زبان میں کم از کم تھوڑی سی کرواہٹ آنی چاہیے کہ مسٹر ٹرمپ یو آر ناٹ ڈوئنگ رائٹ ایٹ دس مومنٹ. آپ پوری دنیا کو فائنینشیل کرائسس سے دوچار کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بات جو ہے نا, دنیا کی جو سول سوسائٹی ہے وہ اپنے طور پہ پریشان ہے, وہ دیکھ رہی ہے سچویشن کو. آپ نے جس طرح سے آئل پرائسز کا ذکر کیا ہے, مارکیٹ کے مندے ہونے کا ذکر کیا ہے, دنیا کی معیشت جس کی کنجی جو ہے بلا شبہ جو ہے امریکہ جو ہے, بیکاز فری مارکیٹ اکانومی آپ کے تصور میں ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا کی معیشت جو ہے اس کی بحالی بھی رکھتی ہے اور کہیں بدحالی بھی ہوتی ہے. تو یہ منظر اس وقت جو ہے وہ بلا شبہ ایسا ہی ہے. لیکن صدر محترم کا خیال وہ کچھ اور ہے. میں خیال ہوں کہ کوئی سوچتا مجھے کوئی اور ہے. یہ خیال کہاں سے ہے؟ خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچتا کوئی اور ہے. دیکھیے ہاں بالکل, اصل بات جو ہے اس کے پیچھے آپ دیکھیے, یہ باریک لائن جو میں نے آپ سے شیئر کی, اس کا پس منظر دیکھنا ہوگا. عالمی امور کو دیکھتے ہوئے, جائزہ لیتے ہوئے, آپ اس بات کو قطعی طور پہ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کہتے تو اپنے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وقت میں ان کا موقف جو ہے وہ کتنا اس میں لچک آئی ہوتی ہے, لیکن فوری طور پہ وہ ایک ہارڈ لائن بھی سامنے آ جاتی, اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے اس کو. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس مذاکرات کے عمل کو, دنیا کی توجہ یہ ہے, دنیا یہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ان کی خواہشات ذاتی کیا ہیں, دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ ترجیحات کیا ہیں. سر یہی میں کہہ رہا ہوں نا, جب لچک آئی تھی, ایران نے لچک دکھائی تھی, چیزیں نارملائز ہو رہی تھیں, اس وقت میرا خیال ہے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوچا کہ اب بھئی جو جنگ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا وہ اس سے زیادہ کہیں مذاکرات سے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو سر وہ پانسا پلٹ گئے, تو دنیا کے لیے تو یہ پانسا پلٹنے والی بات سے زیادہ حقائق کی جانب ہم نے دیکھنا ہے کہ حقائق کیا ہیں. سر کیا حقائق؟ ہاں اصل بات جو ہے نا, چونکہ مذاکرات کے عمل میں, ڈائیلاگ کے عمل میں یہ جو تعطل آ گیا, کہیں یہ ٹھہرا ہوا ہے. میرا ذاتی خیال میں آپ کو بتاؤں جی, کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تعطل آیا ہو اور اس کے بعد ایک اس کا آغاز پھر سے نہ ہو جائے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالشکور موجود ہیں, ڈاکٹر عبدالشکور کو چیزیں پروگرام میں شامل کر لیں. ڈاکٹر عبدالشکور صاحب, سر ہاؤ ڈو یو تھنک, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کے بتایا کہ یہ تعطل ٹوٹ جائے گا, ایٹ دا سیم ٹائم نہ غلطی جو ڈاکٹر صاحب کی بات سے, یا تو پھر یہ مطلب ٹرمپ صاحب کو بہت زیادہ برا نہیں کہنا چاہ رہے ڈاکٹر صاحب, تو آپ کا کیا ورڈکٹ ہے؟ کیا ٹرمپ
ایک مناسب کردار ادا کر رہے اس ساری سچویشن میں؟ عابد صاحب ایک جملے میں تو یہ ہے کہ اگر مسٹر ٹرمپ کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہوتا، ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ نہ ہوتا، پولائٹ لینگویج ہوتی اور ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی، یہ معاملہ حل ہو جانا تھا. ٹھیک. یہ معاملہ بگڑا ہے صرف اس کے رویے کی وجہ سے، اس کے آمرانہ رویے کی وجہ سے. وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں مذاکرت کروں اور یہ بھی چاہتا ہے کہ مذاکرت میری مرضی سے ہوں. ٹھیک ہے. ایسا دنیا میں نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ ہم نے اتنی بڑی کامیابی لی ہے جی. کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت جس کے سامنے کوئی بول ہی نہیں سکا گزشتہ کم از کم 100 سال تھی. فرسٹ ورلڈ وار سے لے کر آج تک 100 سال سے اوپر ہو گیا. دنیا کے کسی ملک نے یا خطے نے چیلنج نہیں کیا اس کو. ٹھیک ہے. جنہوں نے کیا ہے چیلنج انڈیویجولی، ان کا حشر اس نے بہت برا کیا ہے. اب نقصان امریکہ کے پریزیڈنٹ کو ہو رہا ہے، وہ جتنا بے عزت ہوا ہے دنیا میں، آج تک کوئی پریزیڈنٹ دنیا میں اتنا بے عزت نہیں ہوا. اور گزشتہ 100 سال میں کسی پریزیڈنٹ کے سامنے اتنا کوئی ملک اکڑا نہیں ہے، اڑا نہیں ہے جتنا اس کے سامنے اڑے ہیں. اور بہت سارے لوگ جن میں چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی شامل ہیں. یورپین ممالک کے، یورپین یونین کے بڑے بڑے جو ہیں، سب سے بڑی معیشت جو ہے آپ کو پتا جرمنی ہے، اس نے انکار کیا ہے. سیکنڈ لارجسٹ اکانومی جو ہے وہ اس وقت جو ہے فرانس ہے، اس نے انکار کیا. فورتھ لارجسٹ اکانومی جو ہے وہ اسپین ہے، اس نے انکار کیا، بلکہ وہ آگے تک گیا. اٹلی ہے ففتھ، اس نے انکار نہیں کیا بلکہ اس نے بہت کچھ کہا ہے. چھوٹے ممالک میں آپ نے دیکھا کہ سری لنکا جیسے ممالک نے کہا کہ ہم آپ کی نہیں مانتے، ہم آپ کو اڈے نہیں دیتے. اب وہ بے بس ہوا ہے، گھر میں بھی بے عزت ہوا ہے، باہر بھی بے عزت ہوا ہے، اور وار جو ہے وہ ہار چکا ہے ایکچولی. اب وہ چاہتا یہ ہے کہ ہم جنگ تو ہار چکے ہیں، لیکن ڈائلاگ کی میز میں کوئی طریقہ ایسا ہو کہ میری عزت بن جائے، میں باعزت واپس جاؤں. اور دوسری اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ایران کسی طریقے سے یہ کہہ دے کہ ہماری بس ہو گئی. ٹھیک ہے. ایران دنیا میں تاثر یہ دے دے کہ میں جناب امریکہ کے سامنے سرنڈر کر گیا ہوں. ایران اس چیز پر آتا ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ مذاکرات کے کل جو آئے ہیں پاکستان میں، پوری دنیا میں شور یہ ہوا ہے کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. دیٹ از ٹوٹلی رانگ. نہ مذاکرات ہونے جا رہے تھے. آپ نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ اراغچی صاحب جو وزیر خارجہ ایران کے، وہ ماسکو کے دورے پہ نکلے تھے. 3 دن سے پروگرام بنا رہے تھے اور عمان کا مسقط دارالخلافہ وہاں جانا چاہتے تھے. اچھا، اب کچھ ایسا تو نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا زبردست آپ نے تجزیہ پیش کر دیا ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب. سر، ہاؤ ڈو یو تھنک کہ واقعی ایران اس وقت سچویشن کو اتنا سیریس لے رہا ہے؟ اور میرا تو خیال ہے کہ دونوں مذاکرات چاہتے ہیں لیکن اپنی اپنی شرطوں پہ. ہاؤ ڈو یو تھنک ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی؟ میں آپ کے آخری جملے سے بالکل متفق ہوں کہ دونوں ملک مذاکرات چاہتے ہیں اپنی اپنی شرائط پہ. ہمیشہ یہی ہوتا ہے مذاکرات کو، ڈائلاگ کو جو فلسفی جو ہے نا ہیلپ کرتی ہے وہ یہی ہے. اس سے نکل کے آپ، اس فریم ورک سے نکل کے آپ کچھ نہیں کرتے. پھر جنگ ہوتی ہے، پھر آپ کو فساد ہوتا ہے. لہذا اس چیز کو دیکھنا ہے، دنیا کو ہم سزا نہ دیں. سب سے بڑی بات یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، دنیا کو ہم سزا نہ دیں. ہاں، میری گزارش سن لیجیے آپ، تاکہ آپ کے میں اس سوال کا جواب بھی پوری طرح سے دے سکوں. جی. کیونکہ آدھے جواب سے کبھی اطمینان نہیں ہوتا. یہ آدھے مذاکرات سے کبھی بات نہیں بنتی. ٹھیک. آدھے ڈائلاگ سے کبھی کوئی چیز نہیں. گفتگو کا ایک خاص جو ہے وہ طریقہ کار یہی ہے جو آپ کروانا چاہتے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کنکلوژن اس کا کیا، اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، اس کا آؤٹ کم بہتر کیا ہو سکتا ہے. بہتر جو ہے وہ مذاکرات ہیں. یقیناً اس بات پہ تو ہمیں علم ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس طرح سے ہیں. دونوں جو ہیں وہ ایک بود المشرقین کی صورت ہے. دونوں جو ہیں وہ اپنے طور پہ جس طریقے سے موجود ہیں اس میں لگتا ہے کہ نہیں، لیکن بالآخر آپ دیکھیے گا کہ انہی مذاکرات کو وہ شکل ملے گی کہ جو دنیا چاہتی ہے. لیکن اس میں یہی بات ہے نا کہ بطور ثالث ہمیں دیکھنا ہے کہ ثالث اس نقطے کو اس طریقے سے کیسے سمجھا پائے گا جو دونوں ملکوں کے درمیان وجہ نزاع ہے. اصل بات جو ہے، دیکھیے وہ کہتے ہیں ہم نے پوری طرح اپنے موقف کو بیان کر دیا پاکستان سے. یہ باتیں ہمیں بنیادی طور پہ کسی شخصیت، کسی ملک اور کسی بھی قوم سے متعلق
करते हुए ये देखना होता है कि जब आपके माबैन कोई मौजूद है तो उसको अगर बात पहुंचा दी गई है, उसको बता दिया गया है, तो उसमें से वो हल निकाले कि जो नुक्ता जो है उन दोनों को मुत्तफिक कर सके। तो ईरान ने ये कह दिया है ठीक कि है, अपने तौर पे हमने वो तमाम तर मौक़िफ़ की वजाहत कर दी है। ठीक है, अब उस मौक़िफ़ में जो सबसे मजबूत चीज जो निकलेगी वो नुक्ता होगा जो दोनों को फिर से आमादा करेगा, ठीक, उन शराइत को फिर से रिविजिट करने के हवाले से भी। आप देखिए, कोई चीज जो अभी तक वो तय नहीं हुई, आपने देखिए ना, जब उठे थे तो एक स्टेटमेंट हमें गौर से सुन लेनी चाहिए। अमेरिकी नायब सदर ने ये कहा था कि गुड न्यूज कि हमने आपस में बात की है। ये हमेशा अच्छा समझा जाता है कि आपस में बात की। बैड न्यूज कि हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे, ये नहीं कहा कि हमने खत्म कर दिया। तो इस फ्रेमवर्क में रहते हुए आबिद नसीर साहब, ये दुनिया का हसास तरीन मसला है, ठीक ये जंग है। और जंग जो है मुज़ाकरात की सूरत में भी जंग ही होती है कि आप अपना नुक्ता नजर जो है बहुत धड़ल्ले से बयान करते हैं, उसमें बाज़ औक़ात लचक नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आप उस जानिब आते हैं जिससे एक दूसरे को समझने के लिए वो एतमाद साजी की जरूरत है, किससे जरूरत है। डॉक्टर साहब जबरदस्त आपने एलैबोरेट कर दिया। अब सवाल ले लीजिए, क्या अमेरिका वाकई अस्करी महाज पर पसपाई के बाद मुआशी जंग लड़ने पर मजबूर हो चुका है, या ये एक नई सोची समझी चाल है? हाँ, ये बात जो है, देखिए ये आपका उठाया हुआ सवाल जो है ये बड़ा अहम है, लेकिन ये भी आप देखिए कि दोनों जानिब जो है, दोनों जानिब से मुराद ये है कि ज़ाहिर है कि दो फरीक है, उनके अपने बयानात की बुनियाद पे हम एनालाइज करते हैं ना, समझते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने जो मकासद हासिल करना थे वो कर लिए। आपने 2-3 मरतबा उनके स्टेटमेंट्स देखी होंगी। तो वो मकासद क्या थे जो वो हासिल करना चाहते थे, जो दुनिया की समझ में नहीं आ रहे? दूसरी तरफ ईरान ने अपने आप को न सिर्फ खड़ा रखा है, मजबूती के साथ खड़ा रखा है, और इतनी बड़े नुकसानात के बावजूद आप जिसको फतह कह रहे हैं, बुनियादी तौर पे उनका एतमाद है। फतह एतमाद की होती है और अपनी शख्सियत में वो चीज नुमाया की जाए कि जिससे अंदाजा हो कि ये हरा हुआ नहीं। ठीक है, तो ये इस वक्त की सूरत हाल ये है। ये मुज़ाकरात जो है नतीजा खेज हो सकते मेरे अगर हुए तो, लेकिन हो जाएंगे। ये भी है कि बगैर मुज़ाकरात के कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब यानी सैयद रागची जो है वो 2 मुल्कों की जानिब जाना चाहते हैं, एक तो रशिया और एक जो है ओमान। ओमान को हमने कभी डिस्कस नहीं किया इस तमाम तर फैसिलिटेशन के अंदर, लेकिन ईरान की पोजीशन बहुत, ओमान की पोजीशन बड़ी अहम है। इसी तरह जैसे इस तमाम कजिए के अंदर जैसे लेबनान की सूरत है, तो ओमान जो है वो खामोश प्लेयर के तौर पे जो पीछे तमाम तर चीजों को देख के दोनों जानिब, ओमान के ईरान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हैं, ठीक है, अमेरिका के साथ भी उनके ताल्लुकात जो बेहतर हैं। पाकिस्तान की पोजीशन सबसे ज्यादा नाजुक और अहम और मजबूत भी है, क्योंकि दोनों जो है एक खुशहाल ईरान, एक खुशहाल पाकिस्तान की जमानत है। इज इट राइट? दोबारा कहिए। मैं आपकी खुशहाल ईरान, खुशहाल पाकिस्तान और खुशहाल बलूचिस्तान की जमानत है सर, वरना दुश्मन हमें किसी भी सूरत में जो इलाकाई खुशहाली होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है। ये खुशहाली जो है, अगर एक घर के अंदर धुआं मौजूद हो, दूसरा घर जो है उसकी स्मेल जरूर महसूस करता है। ये तो फितरी उसूल जो है, वही कायदे कवानीन जो है दुनिया की पॉलिसीज को भी शेप करते हैं। तो इसके मुताबिक आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि ईरान की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली है। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा, हमारे इख्तलाफात 100 तरह के हो सकते हैं, अफगानिस्तान की खुशहाली भी पाकिस्तान की खुशहाली है, इस खित्ते के अंदर जो कुछ भी है। तो ये जोग्राफिया जो है ना, इस जोग्राफिया के अंदर जो बनती हुई तारीख है ना, उसके अंदर हमें किरदारों को नहीं भूलना चाहिए। वो किरदार जो है वो अमेरिका को भी इल्म है। ये आप हम बाजू का जो होता है अपनी परसेप्शंस होती हैं, पर्सपेक्टिव नहीं होता, अपनी ख्वाहिशात होती है जिनको उसके अंदर शामिल कर देते हैं। ख्वाहिशात से बढ़ के, फिर वही बात मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ख्वाहिशात से बढ़ के तरजीहात की बात है। बिल्कुल सही, तरजीहात की बात है। डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब की तरफ चलूंगा। डॉक्टर साहब, ईरान मुज़ाकरात से पहले दबाव खत्म करवाने पर क्यों इतना बज़िद है? क्या ये उसकी ताकत का इजहार है? क्या खुदा न खास्ता ईरान को दोबारा लड़ना पड़ा, कितने बड़े पैमाने पे नुकसान होगा ईरान का, कितने बड़े पैमाने पे
दुनिया का नुकसान होगा, खास तौर पे मशरक़ वस्ता कैसी बंदिश से दो चार होगा। तो क्या ईरान को इतना सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए? आप इस बात ये कि पहली बात मेरी पूरी नहीं हुई थी, 2 जुमले उसके लिए है कि इस वक्त सूरत हाल है। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये इसका बड़ा नुकसान होना है और जो ईरान को मान जाना चाहिए, ये सबका इत्तेफाक है कि ईरान को मानना चाहिए। ठीक है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है हमें जी, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है। डॉक्टर जुल्फिकार काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल शकूर हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वो विल बी राइट बैक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, ये जंग अब सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही, इसके असरात हर उस इंसान तक पहुंच चुके हैं जो रोजमर्रा जिंदगी गुजार रहा है। तेल की कीमतें $105 फी बैरल तक पहुंच जाना सिर्फ एक मुआशी खबर नहीं बल्कि एक आलमी खतरे की घंटी है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफा, ट्रांसपोर्ट महंगी, अशिया खुरनोश महंगी और एक आम आदमी की जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही। और ये गरीब आवाम पर मुआशी खुदकुश हमला है। और हकीकत भी यही है कि जब आलमी ताकतें अपनी जंगें लड़ती हैं तो उसकी कीमत हमेशा कमजोर तबकात अदा करते हैं। यूएई और सऊदी अरब जैसे मुमालिक जो बज़ाहिर तेल की दौलत रखते हैं, वो भी गैर यकीनी सूरत हाल के दबाव में हैं। ईरान पाबंदियों के बोझ तले अपनी मईशत को संभालने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमेरिका खुद इस जंग पर अरबों डॉलर खर्च करके अपनी मईशत पर बोझ डाल चुका है। और इसराइल जो इस पूरे बहरान में एक शरारती बच्चे का किरदार अदा कर रहा है, वो भी मुआशी और सियासी दबाव से मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर ये सब कब तक चलेगा? कि आलमी मईशत इस झटके को सह पाएगी या हम एक ऐसे मुआशी तूफान की तरफ बढ़ रहे हैं जो दुनिया के हर मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगा? आज ये बहरान सिर्फ तेल की कीमतों का नहीं बल्कि इंसान की बका, उसकी रोजी और उसके मुस्तकबिल के साथ साथ उसके एतमाद का बहरान बन चुका है। और अगर यह सूरत हाल इसी तरह जारी रही तो तारीख शायद उसे सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक ऐसी मुआशी तबाही के तौर पर याद रखेगी जिसने दुनिया के निजाम को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा लम्हा जहां ताकतवर फैसले करते रहे और आम इंसान अपनी जिंदगी की जंग हारता रहा। और यही वो नुक्ता है जहां दुनिया को रुककर सोचना होगा कि क्या ताकत की ये सियासत इंसानियत की कीमत पर जारी रह सकती है या अब वक्त आ गया है कि इस खेल को रोका जाए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमारे साथ अमेरिका से डॉक्टर जुल्फिकार काज़मी साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान से डॉक्टर अब्दुल शकूर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब फ्रॉम अमेरिका, सर हाउ डू यू थिंक अमेरिका की अपनी मईशत इस जंग ने हिला के रख दी, मशरक़ वस्ता परेशान है, खरबों डॉलर वहां से निकल रहे, तो सर कितना बड़ा नुकसान हुआ है अब तक इस जंग के तनाजुर में? और खुदा न खास्ता अगर मुज़ाकिरात कामयाब नहीं होते, क्या खदशा है कि मईशत किस हद तक धड़न तख्ता हो सकती है? सबसे बड़ा असर तो यही है जो आपने कहा कि दुनिया की मईशत जो है वो कहां पे है इस वक्त जो है। तो इसका हल अगर तलाश करना है तो आपने किस सूरत में करना है? सर आपके तमाम स्टेटमेंट जो आपने दोबारा स्टेटमेंट आपकी जो है, जो प्रीएम्बल जो है, फिर से आपने जो सिलसिला शुरू किया है, उसका अगर लुब्बे लबाब निकाला जाए कि क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि अमन होना चाहिए। अमन कैसे होता है? गुफ्तगू से, मुज़ाकरात से, और उस बुनियाद पे कि जिसको हम कहते हैं कि फेयर प्ले एंड जस्टिस, उस बुनियाद पे होता है। ठीक है, तो लिहाजा दोनों फरीक जो है इस बात पे अगर इत्तफाक कर लें, लेकिन मेरे नजदीक जो है वो सबसे बड़ी बात जो है कि ये अमल जो है यहां तक अगर पहुंचा है और इसमें वो तातुल वाली बात भी, तमाम तर चीजें भी, उन पे भी गौर कर लिया जाए, तो उसमें हमने देखना है कि सालिस की मेहनत जो है खासतौर पे पाकिस्तान को, मुझे इस बात से है कि पाकिस्तान की इंतहाई सिंसियर कोशिशें हैं, पाकिस्तान दोनों जानिब जो है, पाकिस्तान की इस वक्त मैं समझता हूं कि एक ऐसी हैसियत है कि अमेरिका भी जाहिर है कि एतमाद करता है पाकिस्तान पे। आपको पता इल्म है
कि हमारी अस्करी क़यादत हो या सियासी क़यादत हो, हुकूमती क़यादत हो, अभी की सदर और यहाँ के लोग कहते हुए क्या नजर आते हैं, उसी तरह ईरान जो है उनका एतमाद जो है वो पूरी तरह से, कभी किसी के साथ वो मुकम्मल बात शेयर नहीं की जाती कि जिसके नतीजे के लिए कोई उम्मीद ना हो। इराक़ची ने, सैयद इराक़ची ने ये कहा कि हमने पूरी तरह अपने मौक़िफ़ से फिर से आगाह कर दिया। ये एतमाद की एक इंतहा है। लिहाजा पाकिस्तान को, मुझे जाती तौर पे मेरा कंसर्न वो ये है कि अगर देखें तो पाकिस्तान के एतमाद, वकार और सारी चीजों को कैसे रखा जा सकता है कायम, इसलिए कि ये बहुत बड़ा मसला है। अगर ये इस तरह से सिलसिला जारी रहा तो इसमें हमें ये कहते हुए कि ईरान की फतह हो गई या अमेरिका की फतह होगी, अब यकीन जानिए कि दोनों जंग में किसी फरीक की फतह नहीं होती। ये एक उसूल है बुनियादी तौर पे। वक्ती तौर पे आप देखते हैं कि बहुत चीजें होती हैं, लेकिन दोनों के नुकसानात जो है वो बाजू खर्च ये भी होता है। हार तो हमेशा आम आदमी है सर, हमेशा आम आदमी का चूल्हा ठंडा होता है, उसकी नस्लें उजड़ती हैं। इसका मतलब जी, तो इससे नतीजा ये अखज़ किया जा सकता है कि मुकालमा जो है और इस वक्त जो है डायलॉग की सूरत हाल को समझ के, और ईरान ये हमारी बातें, ये हमारा ख्याल है कि हम अपने तौर पे उन पे इस कदर, मैं समझता हूं कि इल्जाम की हद तक होता है ईरान पे कि ईरान तो बिल्कुल नहीं चाहता। ईरान ने इस चीज को इनिशिएट किया था। ईरान मुज़ाकरात की टेबल से पहले नहीं उठा, अमेरिका उठा था। लिहाजा आप देखिए कि ईरान जो है वो अपने मौक़िफ़ पे, यानी मुज़ाकरात के लिए, और अब अगर अमेरिका ये कहता है कि हम बराह रास्त, और ये भी एक बात हमारे नजदीक जो है वो, चूंकि हम देखने वाले हैं इस दुनिया को, एक ऑब्जर्वर की हैसियत से देख रहे हैं, एक ग्लोबल सिटीजन के तौर पे देख रहे हैं, किसी जगह भी बैठा हुआ कोई शख्स जो है वो इससे लाताल्लुक नहीं है, देख रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल शकूर से वर्डिक्ट ले लेते हैं। सर, दुनिया की मईशत पर क्या असर पड़ेगा खुदा न खास्ता मुज़ाकरात नाकाम होते हैं? डॉक्टर साहब, बात यह है कि मुज़ाकरात नाकाम नहीं होंगे, ये डिले हो रहा है। बड़ी खुशखबरी है कि मुज़ाकरात नाकाम नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होने, बिल्कुल 100% इसमें कोई शक नहीं, ये खबर नहीं है, ये रियलिटी है। ठीक। दूसरी बात यह है कि ईरान मुज़ाकरात से भागता नहीं, उसकी भी ख्वाहिश उतनी है जितनी अमेरिका की है, बल्कि उससे शायद ज्यादा हो। ठीक है। वजह क्या बनी है? एक ही वजह बनी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया अच्छा होता तो मुज़ाकरात कामयाब होने थे। जहां से हमने बात शुरू की थी वहीं पे एंड कर रहे हैं सर। आखिरी 1 मिनट ऐसे कंक्लूड कर दीजिए कि आखिर क्या ऐसी वजह है हर सूरत में ईरान को भी, अमेरिका को भी, दुनिया को इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अपना हत्तुल वसा हिस्सा डालना चाहिए? इसके बगैर चारा नहीं है। और दुनिया में एक चीज पर इत्तेफाक है दुनिया का कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है और यही करवा सकता है। इसके अलावा कोई और मुल्क ये मुज़ाकरात नहीं करवा सकता, सालसी नहीं करवा सकता। सब ने इसकी हिमायत की, इंडिया के अलावा। इंडिया सिर्फ हमारी इज्जत बढ़ रही चूंकि, तो ये मुज़ाकरात होने ही होने हैं। इसराइल 2 लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। दोनों का अलग, इनका इशू अलग है। अब साहब इनका इशू है, इंडिया का इशू ये है कि पाकिस्तान की इज्जत हो रही है, उसका इसराइल का इशू ये है कि अगर जंग ना हो, जंग उसके लिए, उसकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, खत्म हुआ चाहता है। डॉक्टर अब्दुल शकूर हमारे साथ मौजूद थे, अमेरिका से डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, आज का सवाल सिर्फ ये नहीं कौन जीतेगा और कौन हारेगा, असल सवाल ये है इस खेल में हार कौन रहा है। जवाब बड़ा वाज़ेह है, हार हमेशा आम इंसान की होती है। वो इंसान जो न वाशिंगटन में फैसले करता है, न तेहरान में हिकमत अमली बनाता है, न तलाबीब में मंसूबे तैयार करता है, लेकिन जब तेल महंगा होता है तो उसके चूल्हे पर असर पड़ता है। जब सप्लाई चेन टूटती है तो उसके घर का राशन मुतासिर होता है। जब जंगें लंबी होती हैं तो उसके बच्चों का मुस्तकबिल गैर यकीनी हो जाता है। अमेरिका अपनी ताकत बरकरार रखना चाहता है, ईरान अपनी खुद मुख्तारी बचाना चाहता है, इसराइल अपनी सिक्योरिटी के नाम पर खेल खेल रहा है, लेकिन इस सब के दरमियान इंसानियत कहीं पीछे रह गई है। आज दुनिया को फैसला करना होगा, क्या ताकत की सियासत हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी जहां उसूल कमजोर और मफादात ताकतवर होते हैं,
یا پھر کوئی ایسا راستہ نکلے گا جہاں مذاکرات صرف الفاظ نہ ہوں بلکہ ایک حقیقی حل بنے. خدا تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.